तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बता रहा था कि भाई नेम स्पेस का क्या मतलब है। अब आप यहाँ पर देखो कि हमने ये अपना जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। जब भी हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी एक सॉल्यूशन फाइल क्रिएट होती है। ये आपके ऊपर यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन फाइल की एक्सटेंशन होती है .sln। सही है। अगर अब मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में दिखाऊं, डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर जब आप विजुअल स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे, चाहे वो 2010 हो या 2013 हो, इट्स अप टू यू। अब इस टाइम जो हमने प्रोजेक्ट बनाया वो 2013 पे बनाया। 2013 में जाकर ये प्रोजेक्ट का फोल्डर क्रिएट होता है। इस प्रोजेक्ट में जाकर आप यहाँ पर देखें कि ये एक एप्लीकेशन हमने अभी क्रिएट की थी, माय फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन लैब नंबर 2। जब मैं इसमें जाऊंगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक फाइल मिलेगी, सही है। और इसकी टाइप अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन। ये जो है एक सॉल्यूशन फाइल है। और वो फाइल कौन सी है भाई, वो ये वाली फाइल है जो अभी मैं बताया। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी में जाके इसकी एक्सटेंशन दिखाऊं तो इसकी एक्सटेंशन .sln होती है। ये क्लास मैं आप लोगों से सवाल नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि भाई सॉल्यूशन फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है। तो आप लोग बताना .sln। ये नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को। तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन फाइल है। अब इसमें आप यहाँ पे देखो कि लिखा हुआ आ रहा है कि इस सॉल्यूशन फाइल में कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा क्लास 2 मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है। अजान होते हैं तो फिर मैं दोबारा अनम्यूट करके कंटिन्यू करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे भाई सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन फाइल क्रिएट होती है और इस सॉल्यूशन फाइल में आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वन प्रोजेक्ट। और कौन सा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे ऐड किया। इसी सॉल्यूशन फाइल में हम लोग ऐड कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ और यहाँ पर न्यू कंसोल की जगह में क्लास लाइब्रेरी टाइप का प्रोजेक्ट ऐड करवाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो सॉल्यूशन फाइल में लिखा हुआ देगा 2 नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। ये ओवरऑल एक ही सॉल्यूशन फाइल है, लेकिन अब इसमें 2 टाइप के प्रोजेक्ट आ गए, एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और एक जो है वो कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? तो सॉल्यूशन फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .sln। और इसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट भी करवा सकते हैं। बट हमारा मकसद फर्स्ट सेमेस्टर में ये नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने अपनी एक नेम स्पेस ऐड करवाई है, हमारा प्रोजेक्ट ऐड करवाया है कंसोल बेस का। इसका नाम है ये। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम अपनी यूजर डिफाइंड फंक्शनलिटी डिफाइन करेंगे कि भाई इसमें फॉर एग्जांपल हम 2 नंबरों को ऐड भी करवाएंगे, सबट्रैक्ट भी करवाएंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे, जो कुछ वॉट एवर वी नीड। तो अब क्या है कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट हो सकता है 2 नंबरों को ऐड भी कर सकता हो, 2 नंबरों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हो। ये नेम स्पेस का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि ये यूजर डिफाइंड नेम स्पेस का क्या मतलब है, कि मैं इनको नेम स्पेस क्यों कर रहा हूँ, फिर इनका क्या मकसद है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारी नेम स्पेस है। इसमें हम अपनी मर्जी की वर्किंग कर सकते हैं कि भाई 2 और 2 को प्लस भी कर सकते हैं और 2 और 2 को माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रोजेक्ट को कहीं और अगर यूज करना है तो इसको इस तरीके से नेम स्पेस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अब इन नेम स्पेस का मतलब समझ लो कि भाई इन नेम स्पेसेस का भी अपना कोई ना कोई काम होता है। जैसे आपकी इस नेम स्पेस का काम होगा 2 नंबरों को ऐड करवाना, सब्ट्रैक्ट करवाना, मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना। तो इनका भी कोई ना कोई काम हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो नेम स्पेस है ना,
ये क्या काम करती है, ये आपके सिस्टम की, ये यूं समझ लो कि आपकी ये सिस्टम डिफाइंड नेम स्पेसेस होती हैं इनके, ये आपकी लैंग्वेज को सपोर्ट कर रही होती हैं, कुछ क्लासेस को। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये कंसोल, तो कंसोल गालिबन एक क्लास है जो कि किस नेम स्पेस से बिलोंग है, इससे। लेकिन अगर मैं जैसे इसको हटा दूंगा ना, तो यहाँ पे कंसोल, अब इसको पता ही नहीं है कि कंसोल क्या है। तो कंसोल किससे बिलोंग है भाई, इस वाली नेम स्पेस से बिलोंग है, यूजिंग सिस्टम, कि भाई इस कंसोल की क्लास को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये चला रहा है। जब यही नेम स्पेस नहीं होगी, जब आपका ये प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, तो आपकी ना तो एडिशन हो सकती है, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। इज इट क्लियर और नॉट? नेम स्पेस का मतलब समझ में आया? ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर कंसोल डॉट, यहाँ पर हम लोग उसका एक मेथड यूज करते हैं, राइट लाइन। ये प्रॉपर एक मेथड है, सही है, ये एक मेथड है मेन के ही हम सेक्शन में हम लोग ये करते हैं ना, कि भाई तो ये कंसोल क्या है, कंसोल इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से नेम स्पेस हट जाएगी, तो हमारे पास यहाँ कंसोल पे एरर आ जाएगा। फिर इसको लिखने का तरीका कार क्या है, इसको लिखने का तरीका कार फिर क्या है कि आप यहाँ पे लिखोगे सिस्टम डॉट, लिखोगे कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब बार बार सिस्टम क्यों लिख के हमने क्या कर दिया कि भाई इस सिस्टम को हटा के इसकी नेम स्पेस यहाँ पे बना दी, कौन सी, यूजिंग सिस्टम। अब हमें बार बार सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कंसोल डॉट राइट लाइन सी शार्प की स्टेटमेंट है, जबकि नहीं, जबकि पूरी स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। तो वो सिस्टम बेसिकली का, सिस्टम का क्या मतलब है, वो सिस्टम एक नेम स्पेस है, इस नेम स्पेस की औलाद है ये कंसोल। ठीक है। अब ये राइट लाइन क्या है, ये वो मेथड है जिससे आप अपना मैसेज प्रिंट करवाते हो, इस राइट लाइन का मकसद ये है। लेकिन कंसोल के बगैर ये राइट लाइन भी इनकम्प्लीट है। राइट लाइन को चाहिए कंसोल, राइट लाइन को क्या चाहिए, कंसोल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले लिखो, और कंसोल को क्या चाहिए, सिस्टम। सिस्टम हमने ये लगा दिया, और अब चाहिए हमें कंसोल, कंसोल, फिर हमें मिलेगा राइट लाइन इसका मेथड। तो कंसोल के 50 ही मेथड है इंटेलिजेंस में, आप यहाँ पे देखोगे कंसोल का सिर्फ मेथड राइट लाइन नहीं है। जैसे ही मैं डॉट करूंगा तो देखो ये तमाम जितनी भी इंटेलिजेंस आ रहे हैं, ये दो मेथड हैं राइट के, और ये एट्रीब्यूट हैं। और इसी तरीके से इंटेलिजेंस में जितने भी आ रहे हैं, ये तमाम क्या है, कंसोल से बिलोंग करते हैं, कंसोल की क्लास के पार्ट हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अभी जो हमारे पास बिगनिंग लेवल पे क्या है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, देखो राइट और राइट लाइन का भी फर्क समझ लो। एक मेथड है राइट और एक मेथड है राइट लाइन, दोनों में फर्क क्या है। अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ ना, तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैयद अफान अहमद, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी किया, और इसी स्टेटमेंट को इसी के नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर कोई और भी नाम दे देते हैं, सैयद इजहान अहमद। अब प्लस यहाँ पर आप यहाँ पर नोटिस करना, जैसे मैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा ना, तो स्क्रीन आएगी और फौरन से गायब भी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, हमें इतना मौका नहीं मिला कि हम अपनी स्क्रीन को के आउटपुट को देख सकें। हमारा प्रोग्राम जो है वो सही से एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट करने का, अगर आपको कंपाइल करना हो, तो आप यहाँ पे बिल्ड में जाओगे, बिल्ड में राइट क्लिक करके लिखा हुआ है बिल्ड सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं अप टू डेट। अब हमें क्या करना है कि भाई अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें कमांड यूज करनी होती है, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन आ रही थी और वो फौरन से चली आ रही थी, उसको होल्ड करेगा। अब जब मैं अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करूंगा, तो अब आप यहाँ पे देखो कि आउटपुट स्क्रीन आ गई, यहाँ पे होल्ड हो गई। होल्ड किसने की, इसने की, इस इंस्ट्रक्शन ने। बट यहाँ पर मेरा आउटपुट देखो क्या आ रहा है, जबकि
CMD पे जब हमने इम्प्लीमेंट किया था तो यहाँ पे लिखा था कंसोल और राइट लाइन। तो क्या हो रहा था कि एक स्टेटमेंट के नीचे दूसरी स्टेटमेंट आ रही थी, जबकि राइट ने क्या किया कि एक स्टेटमेंट आने के बाद जो राइट की दूसरी स्टेटमेंट है वो भी इसी के बराबर में आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को यहाँ से स्टॉप करूंगा, ये रेड बटन आ रहा है स्टॉप का, इससे मैं अपने प्रोग्राम को स्टॉप करूंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइन, ठीक है। इससे मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या आउटपुट आया मेरे पास, ये आया। ये क्यों आया? लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, दोबारा से ये वाला काम करता हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, इधर नाम चेंज कर देता हूँ, सैयद फैजान है। अब अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर लेता हूँ। अब स्टिल यहाँ पे आप देखो क्या काम हुआ है कि राइट लाइन किसके आगे लिखा हुआ था, सैयद अफान अहमद के आगे। सैयद अफान अहमद किसमें लिखा था, राइट लाइन में लिखा हुआ था। और बाकी इजहान और फैजान का नाम किसमें लिखा हुआ था, राइट में लिखा हुआ था। इज इट क्लियर? तो राइट लाइन क्या काम करता है, अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के बाद लाइन ब्रेक कर देता है, और राइट क्या करता है, लाइन ब्रेक नहीं करता। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लाइन लिख दूं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक फर्क ये पड़ा कि पिछली दफा की एग्जीक्यूशन में कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था, लेकिन अब कर्सर मेरा कहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। तो इसने सैयद फैजान अहमद की लाइन तो प्रिंट कर दी, लेकिन साथ में क्या कर दिया, राइट लाइन की वजह से उसने लाइन ब्रेक कर दी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दूं, लाइन लिख दूं और यहाँ पर इसको राइट लिख दूं, तब आप यहाँ पर नोटिस कर लो, अगर किसी ने नहीं किया हो, कि कर्सर कहाँ पे है। तो अब यहाँ पर आप क्लास देखें कि राइट लाइन लिखा हुआ था, अफान अहमद के बाद लाइन ब्रेक हो गई, इजहान अहमद भी राइट लाइन में लिखा हुआ था, लाइन ब्रेक हो गई। इसी तरीके से फैजान के पास राइट लिखा हुआ है, लेकिन इसने लाइन ब्रेक नहीं किया। यहां तक मुझे एक्नॉलेज करो कि राइट और राइट लाइन का फर्क समझ में आ गया। यस सर। ये हमारी यस सर, आ गया। ये हमारी जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट कहलाती है सी शार्प की। अब अगर मैं आप लोगों से नेम स्पेस की डेफिनेशन पूछूं तो बता दोगे कि नेम स्पेस डिफाइन कर सकते हो क्या है? यूजर डिफाइन नेम स्पेस और सिस्टम डिफाइन नेम स्पेस क्या है? इसी तरीके से मेन सेक्शन हमारे पास। अच्छा क्लास, एक चीज ध्यान में रखो, कोई भी अगर पूछे कि भाई ये मेन का मतलब क्या होता है, तो आंखें बंद करके बता देना कि भाई मेन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर कंसोल ऑफ योर एप्लीकेशन। पूरी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट मेन है। यानी आप कुछ भी नहीं लिखते, अपने प्रोग्राम को बस एम्प्टी तौर पे चला दोगे ना, तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक रन होता है। इसलिए हमने सारी कोडिंग, सारा काम जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब जो हम लोग एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे, अगर पिछली क्लास में जाएं कि भाई हमने फोर्स की एक एग्जांपल ली थी कि भाई और इसमें क्या था, एल्गोरिथम की पहली लाइन में क्या था फोर्स में, कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले यूजर से इनपुट लो और पहले आपका मैसेज प्रिंट होना चाहिए क्या, प्लीज इंटर द वैल्यू ऑफ मास। तो आप क्या करेंगे, कंसोल और राइट लाइन को विजुअल सी शार्प में लिखने के लिए आप CW डबल टैप करेंगे ना, तो खुद ही स्टेटमेंट ये प्रिंट कर देगा। लेकिन ये करने को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग इस लेवल पे इस तरीके से काम करो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि कोडिंग पहली दफा कर रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है कि भाई कंसोल और राइट लाइन इसकी स्टेटमेंट है। तो आप लोग क्या करो, फेमिलियर होने के लिए वर्ड टू वर्ड खुद लिखो पूरी स्पेलिंग के साथ। कीप इन माइंड कि कंसोल का सी कैपिटल होना चाहिए, मैं स्पॉल नहीं कर सकता, इट विल गिव द एरर। देखें यहाँ पे एरर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसका सी सही कर दूंगा, अगर मैं राइट का W स्मॉल कर दूंगा, तो इट विल आल्सो गिव द एरर। और कीप इन माइंड क्लास कि अगर मैंने मेन को भी छेड़ने की कोशिश की,
तो इट विल आल्सो गिव द एरर। अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे बिल्ड करूंगा तो इट विल गिव द एरर कि भाई यहाँ पे साफ लफ्जों में कह रहा है मेन मेथड सुटेबल फॉर एनी एंट्री नॉट कंटेन द स्टैटिक। ठीक है, मेन हमेशा जैसे है वैसे ही रहेगा, कैपिटल एम से मेन स्टार्ट होगा। अब मैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा तो अब ये देखो ये सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं मेरी एप्लीकेशन को। केस सेंसिटिव लैंग्वेज, वेरी गुड शमून। सी शार्प इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर कंसोल का सी कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। किसी के पप्पा में भी हिम्मत नहीं है कि वो स्मॉल सी से कंसोल को इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, अच्छा जी, रीड लाइन पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है। देखिए रीड लाइन अभी जो हमने यूज किया है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। रीड लाइन के एक और भी इंप्लीमेंटेशन है जो अभी मैं वेरिएबल्स के बाद आप लोगों को करवाऊंगा। टू टेक द यूजर इनपुट, यूजर इनपुट लेने के लिए भी हम लोग रीड लाइन लिखते हैं, बट इसका बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे क्या काम है कि टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। मैं अगर यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ ना तो ये स्क्रीन आएगी और चली जाएगी और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन लिखता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो देखो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन भी आई है। अभी क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए ब्लैंक है, बट टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी ने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं भी लिखा तो घबराने की बात नहीं है। आप कंट्रोल F5 दबाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो होल्ड कर देगी स्क्रीन, और ये एक स्टेटमेंट आ रही होती है तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इससे ऊपर आपका सारा कोड की इंप्लीमेंटेशन होगी, जो भी आपका आउटपुट होगा, और एंड में बिल्कुल ये इंस्ट्रक्शन आ रही होगी जैसे आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट स्क्रीन गायब हो जाएगी। अच्छा जी, तो अब मजीद एक्सप्लोर करते हैं अपनी बात को। हमारे पास जो लैब नंबर 2 में जो टॉपिक है वो क्या है, वेरिएबल्स का। अब नोटिस करो वेरिएबल का नाम भी आप लोगों के एल्गोरिथम में आ रहा था। कंट्रोल F5 आपके कीबोर्ड में होता है जनाब। अब कीबोर्ड को मैं जूम पे नहीं दिखा सकता, ठीक है। आप कंट्रोल और प्लस F5 की प्रेस करेंगे तो जो है ना आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा क्लास, अब जो हमारे पास हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, वो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं कि भाई जो कि हमारे प्रीवियस लैब में था, फोर्स हमें कैलकुलेट करना था। तो भाई फोर्स हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे गया, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी मुझे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो मैंने क्या किया कि भाई मास मेरे पास 30 है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं और एक्सेलरेशन मेरे पास 2 है। तो अब इस तरीके से जो है वो जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा, सॉरी, जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जो भी मुझे आउटपुट मिलेगा गालिबन मुझे जो 60 वैल्यू है यूं समझ लो ये मेरी फोर्स की है। तो भाई मैं तो समझ जाऊंगा ये फोर्स की वैल्यू है, लेकिन कोई दूसरा थोड़ी ही मान लाएगा। वो तो ये कहेगा आपने सिंपल 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया। सही है। तो अब हमें क्या करना है कि उस फोर्स की एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, यानी फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए यकीनन हमें क्या चाहिए थी, वैल्यू। और आपने देखा होगा कि हम लोग फ्लो चार्ट में क्या काम कर रहे थे, फ्लो चार्ट में या सूडो कोड में क्या काम कर रहे थे, वो यही काम कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग सूडो कोड में जाते हैं यहाँ पर तो लिखा हुआ था कि भाई स्टार्ट, और उसके बाद पहली स्टेटमेंट प्रिंट हुई थी कि भाई आप क्या करो कि भाई इंटर दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास की वैल्यू जो है वो इंटर करो। और जो भी यूजर से आ रहा था इनपुट वो कहाँ जा रहा था, इस एम में। तो ये एम क्या था, बेसिकली ये लैब नंबर 2 का पार्ट था, कोड का सेक्शन था जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर टू होल्ड द वैल्यू। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूं। आप लोगों के घर में कोई मेहमान आता है, सही है,
और मेहमान जब आपसे कहता है बेटा पानी ज़रा 1 गिलास मुझे पिला दो, या आप लोग खुद अदब के तकाज़े से क्या करते हैं कि उस बगैर पूछे मेहमान के सामने पानी रख देते हैं। किस चीज़ में रखते हैं? गिलास में या टब में? टब में तो गाय-बकरी के सामने रखा जाता है। मेहमान के सामने गिलास में ही क्यों रखते हैं? क्योंकि गिलास एक ऐसा कंटेनर है जो सूटेबल है कि भाई आप मेहमान के सामने रखोगे। क्यों? क्योंकि मेहमान जो है वो लिमिटेड पानी पिएगा। पूरी टंकी में से पाइप कनेक्ट करके उसके मुँह में क्यों नहीं लगा देते? कर सकते हैं। करने को कुछ भी कर सकते हैं, या आप उसको टंकी का रास्ता बता लो भाई मुँह डाल लो। नहीं, वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ suitable container to hold this specific value। सही है। वेरिएबल एक जो है यूं समझ लें कि प्लेस होल्डर के साथ, प्लेस होल्डर तो नहीं कह सकते ऐसा, जिसको एक जस्ट यूं कह लें आइडेंटिफायर। सही है। अब वो गिलास क्या था? गिलास के अंदर एबिलिटी थी कि वो कुछ लिमिटेड एमएल ऑफ वाटर को स्टोर कर सकता है। लेकिन ग्लास में भी, ग्लास ये ध्यान में रखिएगा, उसमें भी एक लिमिटेड स्टोरेज होती है। गिलास के अंदर एक ही गिलास पानी आएगा, आप 2 गिलास पानी नहीं डाल सकते, वो ओवरफ्लो होके वैल्यू बाहर फेंकना शुरू कर देगा, एसिडिटी हो जाएगी उसको। इसी तरीके से एक वेरिएबल, अब वेरिएबल किसी भी टाइप का बन सकता है। अगर आप मास की वैल्यू ले रहे हैं इस टाइम, तो यकीनन कोई ऐसी वैल्यू यूज होगी लाइक इंटीजर वैल्यू, लेकिन इंटीजर भी इनफ नहीं है उस मास की वैल्यू के लिए। हो सकता है मास पॉइंट में हो, किसी का मास 12.5 किलो हो, तो वो साढ़े साढ़े वाली जो वैल्यू है वो कहाँ लिखेंगे? पॉइंटिंग वैल्यू। तो वो तो इंटीजर नहीं होल्ड कर सकता। तो अब क्लास यहाँ पर नोटिस करें कि हमें यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था। इसी तरीके से एस्केलरेशन की वैल्यू लेने के लिए, होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था कि जो एस्केलरेशन की वैल्यू को होल्ड करेगा। और फिर जो दो वैल्यू दोनों अलग अलग वेरिएबल में गई हैं, वो आपस में वैल्यू प्रोडक्ट होके जो तीसरी वैल्यू बनेगी फोर्स की, वो भी एक वेरिएबल में जाएगी एफ के नाम से। फिर उसके बाद एफ को हम लोग क्या करवाएंगे? प्रिंट करवाएंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव था। इसी तरीके से क्लास वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि भाई किस टाइप की वैल्यू को वो होल्ड करेगा। अगर वो ए बी सी 1 2 3 स्पेशल कैरेक्टर, यानी जो भी आपके इंग्लिश लेटर में जो वर्ड होगा, वो हो जाएगा स्ट्रिंग वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल। इसी तरीके से हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यूं तस्वीर कर लें कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जिसमें पॉइंट ही नहीं आ सकता, तो हम उस वैल्यू को कहते हैं इंटीजर। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है INT, इंटीजर। लैब नंबर 2 में आप लोगों के पास पूरा चार्ट मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लैब नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। अब आप यहाँ पर देखें, हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का, और उसके बाद ये होते हैं डेटा टाइप्स। कि भाई वेरिएबल तो गिलास हो गया। अब मैं डेटा टाइप की बात बताता हूँ। वेरिएबल वो गिलास हो गया जिसमें आप मेहमान को पानी पिलाओगे। अब वो गिलास किस टाइप का है? वो आइदर शीशे का है, प्लास्टिक का है, या स्टील का है। ये कहलाती है टाइप ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या था? वो एक कंटेनर था। अब टब, टंकी, गिलास, सही है। तो वो सब किसी न किसी टाइप के बने हुए होते हैं ना, कि भाई अगर आपकी टंकी है तो वो सीमेंट की टंकी बनी हुई होगी, या प्लास्टिक की टंकी बनी हुई होगी जो आजकल ब्लू वाली चल रही है। इसी तरीके से अगर वो गिलास है तो वो तो या तो शीशे का बना हुआ होगा, या तो वो स्टील का बना हुआ होगा, या तो वो क्या बना होगा, प्लास्टिक का होगा। टब या तो वो बाल्टी होगी, स्टील की होगी, या तो फिर वो प्लास्टिक की जो आजकल चल रही है। तो इसी तरीके से जो भी वेरिएबल बनेगा, यानी एफ, जो हम लोग ऊपर देख रहे थे कि भाई मास के लिए जो एम का वेरिएबल था, वो किस डेटा टाइप का बनेगा, हमें सबसे पहले वो डिफाइन करना होता है, डेटा टाइप। तो वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी हुई है? वेरिएबल सिंपली द स्टोरेज लोकेशन फॉर डेटा। इसको पढ़ लो भाई, ताकि थ्योरी में अगर कोई आपके टीचर पूछ ले तो बता सको। वेरिएबल क्या होता है? जस्ट लाइक द स्टोरेज, सिंपली स्टोरेज लोकेशन होती है किसी भी डेटा के लिए। अब जो भी डेटा होगा उसकी स्पेसिफिक कोई ना कोई डेटा टाइप आप डिफाइन करोगे। अब इस टाइम अगर मुझे
वैल्यू चाहिए इंटीजर की, तो मैं यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू, इंटीजर की डाटा टाइप डिफाइन करूंगा। अब क्लास ये पूरा चार्ट है आपके सामने, ये कीवर्ड क्या है, ये बेसिकली टाइप्स हैं, ये डाटा टाइप्स हैं और इसके तमाम साइज डिफाइन किए गए हैं। अब एक टाइप होती है बूलियन, कि आइदर ये डिसीजन लेती है आइदर ट्रू और फॉल्स का। हमने जो प्रॉफिट और लॉस की एग्जांपल ली थी उसमें कौन सी डिसीजन यूज हो रहा था, अगर ट्रू हो रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था, अगर फॉल्स हो रहा था तो लॉस जनरेट हो रहा था। इसी तरीके से चार की एक टाइप होती है जिसमें एक कैरेक्टर आता है सिर्फ, सही है, कोई एक कैरेक्टर आइदर ए बी सी, सिर्फ एक कैरेक्टर। इसी तरीके से एस बाइट होती है, इसकी रेंज डिफाइन की गई है भाई, बाइट होती है हमारे पास, ये रेंज डिफाइन की गई है इसका। ये हमारे पास 8 बिट अनसाइन इंटीजर होता है। अनसाइन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव नंबर, सही है। और ये 8 बिट साइन नंबर होता है जो कि -28 से +127 तक इसकी रेंज होती है। अब इंटीजर की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने अभी बनाया भी था इंटीजर, वो उसका साइज होता है 32 बिट। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो वेरिएबल बनाने का तरीका कार क्या होता है भाई, पहले आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो। अब मुझे अगर यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा इंटीजर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m, मुझे मास की वैल्यू इसमें स्टोर करवानी है। फिर इक्वल टू करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू दूंगा मास की, मैंने दे दी 14। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 14 वैल्यू है वो किस में जाके स्टोर होगी, वो इसमें जाके स्टोर। सर आपने मास को डिफाइन कर दिया कि वो 14 है। एग्जैक्टली exactly. तो ये था मास के m क्या है, इस टाइम वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल कहा, क्योंकि भाई इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, इसमें सिर्फ यही वाली वैल्यू आ सकती है जो होल नंबर होंगी। मैं यहाँ पर 14.5 नहीं दे सकता, ये मुझे दे देगा एरर कि भाई ये इंटीजर, इंटीजर कभी भी पॉइंटिंग वैल्यू नहीं होती। अब पॉइंट को हैंडल करने के लिए क्या करें, अब हमारे पास यहाँ पर एक टाइप आती है फ्लोट। डबल, डबल, जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप या तो पॉइंटिंग वैल्यू दो या तो नॉन पॉइंटिंग वैल्यू दो। देखो यहाँ पर अभी भी एरर नहीं दे रहा और अगर मैं पॉइंट लगा दूं तब भी एरर नहीं दे रहा। तो यहाँ पर भी देखो इस चार्ट में तमाम डेटा टाइप्स को देखना, एक डबल टाइप की है, ठीक है। इसका साइज होता है 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि भाई आप फ्लोटिंग पॉइंट भी दो तो भी फ्लोटिंग पॉइंट 64 बिट साइज के आ सकते हैं और नॉन फ्लोटिंग पॉइंट भी 64 बिट के आ सकते हैं। अब इसकी मैं मिसाल इस तरीके से दिखा दूं आप लोगों को। मैंने यहाँ पर लिया, इसको कर लेते हैं इंटीजर, एक वेरिएबल, और मैं इसको नाम दे देता हूँ फोन नंबर, फोन। और इधर मैं नाम एक नंबर दे देता हूँ 0324112, ठीक है। अब ये होपफुली 1 2 3 4 5 6 7 ये एक पूरा मोबाइल नंबर बना। अब देखो इसने एरर दे दिया, लेकिन मैं अगर एक एक करके हर डिजिट को मैं मिस करते जाऊं, अब देखो इसने यहाँ पे एरर खत्म कर दिया। लेकिन एक और एरर जैसी मैंने दिया, तो इसकी मिसाल वो बनती है कि आप गिलास के अंदर पानी डाल रहे हो और एक वक्त आपका गिलास फुल हो गया, अब उसमें और कैपेसिटी नहीं है कि पानी स्टोर हो, तो वो पानी बहना शुरू कर देगा, गिर जाएगा वो पानी। तो इसी तरीके से इसकी कैपेसिटी क्या है, ओनली 10 कैरेक्टर, 10 डिजिट, ये बनता है पूरा 32 बिट। अब आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इंटीजर की साइज क्या है, इंटीजर की साइज क्या है, 32 बिट साइन इंटीजर। कि आप या तो कोई माइनस में ऐसा नंबर दो, इतना नंबर दो, या तो प्लस में, अगर प्लस दे रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस दे रहे हो तो यहाँ पे माइनस देने की जरूरत है। इज इट क्लियर और नॉट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डबल की डाटा टाइप यूज करता हूँ, तो डबल, डबल क्या था, 64 बिट। मैं इसी तरीके से यहाँ पर फोन को फोन 1 कर देता हूँ और उसमें नंबर, अब यहाँ पर देखो इसको कोई एतराज नहीं होगा। अब मैं अगर यहाँ पर नंबर बढ़ाता भी जाऊं, अगर मैं CNIC नंबर की बात करूं तो 42101,
अब ये CNIC नंबर भी आ गया ना तो भी इसको कोई एतराज नहीं है। ये CNIC नंबर है 13-14 डिजिट का जो होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के भाई साइज डिफरेंट है। इसका साइज 32 था और इसका साइज क्या है हमारे पास, डबल है। इज इट क्लियर और नॉट? तो हर डेटा टाइप के कोई ना कोई साइज भी होती है, हर डेटा टाइप की कोई ना कोई साइज भी होती है, और टाइप के हवाले से जिस टाइप की वैल्यू होगी उस टाइप के वेरिएबल में हम उसको स्टोर करवाएंगे। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है अली खान, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आप लोग खुद अपनी इंप्लीमेंटेशन में डिफाइन करोगे तो ये तमाम आपके पास ऐसी बहुत सारी टाइप्स हैं। ये कुछ जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो ये डेटा टाइप है। स्ट्रिंग, अब देखें स्ट्रिंग कैरेक्टर सीक्वेंस, सही है, द रेंज। अब यहाँ पे लेकर यहाँ तक कि ये एग्जाम्पल है, ये रेंज है स्ट्रिंग की, है ना, कि भाई आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग क्या है, आपका कोई भी मैसेज हो सकता है वो स्ट्रिंग है। यानी अगर मैं एक वेरिएबल उठाऊं, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूं स्ट्रिंग मैसेज, और इसमें मैं यहाँ पर डबल कोटेशन, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में आएगा, तो मैं यहाँ पे कह देता हूं कि एंटर द वैल्यू ऑफ मास। अब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट किस में जाके स्टोर हो जाएगा, मैसेज में। लेकिन अगर इसकी टाइप अगर स्ट्रिंग से इंटीजर कर दूं तो इट विल गिव द एरर। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू भाई स्ट्रिंग में है, डबल कोटेशन में है, और ये जो अब जो मैसेज की जो डेटा टाइप बन गई वो इंटीजर है। इसमें अब इंटीजर वैल्यू आ सकती है, अदरवाइज कैरेक्टर नहीं आ सकते। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ अगर मैं एक डेटा टाइप बनाऊं चार की एक डेटा टाइप थी, CH इक्वल टू 4 में कभी भी डबल कोटेशन में वैल्यू नहीं आई। करेक्टर से आप कहीं ये समझ लो कि भाई AFFAN मैं यहाँ पे लिख दूं, नहीं, हर किसी ऐसा नहीं है। 4 में जो हमेशा वैल्यू आएगी, पहली बात तो ये है हमेशा सिंगल कोटेशन में आएगी, और उसके बाद सिर्फ कोई ना कोई एक कैरेक्टर आएगा, के आ गया, यू आ गया, कोई भी अगर हम लोग कैरेक्टर दे रहे हैं तो 4 में हमेशा एक कैरेक्टर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कि मुझे एक्नॉलेज करें, हमारी मीटिंग भी 5-6 मिनट की रह गई है, तो यहाँ तक इन 5-6 मिनट में हम लोग अपने सवालात ले लेते हैं, फिर आप लोग ब्रेक कर लेना नमाज का, फिर उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लैब 2 को। वेरिएबल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कौन बताएगा भाई, वॉइस में बता दें वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होते हैं वेरिएबल। स्टोरेज लोकेशन, सॉरी, स्टोरेज डेटा लोकेशन। डेटा लोकेशन। जी और कोई? आप मुझे ये बता सकते हैं इस लाइन में डेटा लोकेशन कहाँ, कैसे आप इलेबोरेट कर सकती हैं इस लाइन को, इसमें डेटा क्या है, लोकेशन क्या है, बता सकती हैं? जी, इस लाइन को कोई पढ़ के बता सकते हैं इसमें डेटा क्या है और लोकेशन क्या है, उस लोकेशन सर का नाम डेटा भी इसमें बता दें। नंबर है, वेरी गुड, डेटा इसमें नंबर है और लोकेशन इसमें फोन है। वेरी गुड, सही है। तो फोन क्या है, लोकेशन, उसको हम लोग स्टोरेज कहते हैं, कि फोन एक स्टोरेज है जिसमें 32 बिट का एक नंबर है और 32 बिट की फुल वैल्यू है यहाँ पे, और ये अगर हम लोग काउंट करें तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। यूनिट, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक वैल्यू है हमारे हिसाब से 32 बिट की, ये फुल वैल्यू है। इसी तरीके से ये जो है वो 64 बिट वैल्यू है। इसी तरीके से ये स्ट्रिंग जिसमें हम लोग मैसेजेस ले सकते हैं, इसमें CH जो हम लोग करेक्टर लेते हैं, नॉर्मली CH की डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे होते हैं। देखें आप लोगों ने कभी ATM में या किसी भी एप्लीकेशन में कोई ऐसा ऑप्शन भी देखा होगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूं तो कंसोल पे हमारे पास लिखा हुआ था ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो वो प्रेस एनी की का क्या मतलब था, कि कोई एक कैरेक्टर, ये CH, आप उस टाइम अगर एक के बाद एक और भी की प्रेस करोगे ना, तो जितनी देर में दूसरी की प्रेस करोगे
तो वो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा। जी जनाब, अली मोहम्मद, कोई सवाल है आपका? पूछें। सर ये जो आपने बॉडी प्रोग्राम जो लिखा है सर वो तो समझ में आ गया, बाकी ये स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन और मतलब जो एसेंशियल्स है प्रोग्राम को रन कराने के, सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो अभी आप इसको ना ही समझो तो बेहतर है, क्योंकि ये तमाम ऊप का पार्ट है। स्टैटिक क्या है, ये वॉइड क्या है, ये सर वॉइड का मतलब तो पता है कि इसका रिटर्न मतलब तो टाइप होती जीरो है। है, मतलब ब्लैंक ये तो वैल्यू है, क्या चीज? मतलब ये रिटर्न जीरो कर रहा है वॉइड का मतलब। और अगर जैसे हम लोग इसमें को मतलब हम लोग अपना जब खुद बना रहे होते हैं डाटा टाइप, तो उसमें वॉइड की जगह दूसरी चीज आ रही होती है क्योंकि वो रिटर्न कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा जी होता जी है। जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वॉइड तो समझ में, बट स्टैटिक क्यों यूज हो रहा है इसके साथ? स्टैटिक इसलिए यूज हो रहा है कि इंडिपेंडेंट मेथड होता है। चलो मैं इसकी डेफिनेशन नो बताता ऑब्जेक्ट। हूँ। स्टैटिक वो मेथड होता है, बिल्कुल जो आवाज आई है बिल्कुल सही आई है, 100% नो सही आई है, ऑब्जेक्ट। कि इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये इंडिपेंडेंट होता है। अब मेरी मर्जी के मैं जहां पे भी कहीं फिरूं, मुझे किसी की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कि मैं बिल्कुल बड़ा आजाद हूं, मुझे किसी की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं। तो स्टैटिक भी उस जैसा लोग होता है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से मुझे समझ में आती है। मेन क्या है, आपके मेथड का नाम है स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अगर आप इसको खत्म भी कर देंगे तब भी इसको कोई एतराज नहीं है, प्रोग्राम 100% आपका रन होगा। जी जनाब, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। सर हम अल्फाबेट में जो लिखेंगे वो रेड ही रहेगा। जी जनाब, स्ट्रिंग की ये यूं समझ लें कि ये कलर कोड है विजुअल स्टूडियो में। जैसे किसी भी क्लास का कलर कोड ये लाइट ब्लू कलर का है, किसी भी मेथड का या कीवर्ड का कलर डार्क ब्लू कलर का है, तो इसी तरीके से स्ट्रिंग भी जो है वो हमारे पास रेड कलर ऑफ कोड में है। तो एक आध मिनट है कि आप लोग डेटा टाइप की और वेरिएबल की डेफिनेशन पढ़ लें। हमारे पास मीटिंग एंड हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग 2:10 पे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, अली खान कह रहे हैं यूनिकोड। अच्छा देखो, हमारे पास यूनिकोड का क्या मतलब होता है। यूनिकोड स्ट्रिंग के अंदर जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं ना, वो सब यूनिकोड कैरेक्टर कहलाते हैं। वो पूरा बंच ऑफ कैरेक्टर हमारे पास कहलाता है स्ट्रिंग ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर, जिसमें हमारे पास अल्फाबेट भी हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर भी हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास 1 2 3 भी आ सकता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर अगर कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल की बात करता हूँ, बार इक्वल टू, तो अब इस डबल कोटेशन के अंदर 1 2 3 भी इस टाइम स्ट्रिंग है, ए बी सी भी स्ट्रिंग है, और ये स्पेशल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग है। इनको यूनिकोड कहते हैं। जी, अल्फा न्यूमेरिक भी कहते हैं।